रिजीम चेंज कहां करना था बताइए। ईरान में क्या चाहिए था कि मौजूदा रिजीम जो है वो छोड़ दे और उसके अलावा जो रजा पहलवी है उसे ले आएंगे, अपना ही आदमी है। ईरान पूरी तरीके से अमेरिका और इजराइल की गोद में डाल देगा, फिर तेल निकालो, गैस निकालो, पूरा लूट लो ईरान को, यही खेलता ना। लेकिन रिजीम चेंज, ऐसे हालात पैदा हुए कि अमेरिका में ट्रंप पर गोली चल रही है, ट्रंप के खिलाफ लगातार लोग नारेबाजी कर रहे हैं, उनकी अपनी पार्टी के सांसद से लेकर विपक्षी पार्टी के सांसद आपस में मिलकर ट्रंप को हटाने की अपील कर रहे हैं। कोई पागल कह रहा है। यही हालात इसराइल में कि इसराइल में जनता सड़क पर उतर आई है और अब उसी जनता की भावना को समझते हुए नेतन्याहू के एक बहुत करीबी नेता ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। यह समझ लीजिए वो करीबी नेता नहीं है, बल्कि उसी की बदौलत नेतन्याहू प्रधानमंत्री है, यानी कि उसने समर्थन खींचा और नेतन्याहू प्रधानमंत्री से पूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे। जी हां, बड़ा कॉलिजन हो गया है, रिजीम चेंज की तैयारी है, नेतन्याहू का इस्तीफा होने जा रहा है। खबर कहां से क्या निकली दिखाऊंगा, लेकिन आज आपको दिखाऊंगा ये पूरे मामले में अमेरिका के अंदर ट्रंप की जो थूथू हुई, उस पूरे मामले पर खुद को पीड़ित दिखाकर सुर्खियां बटोरने की कोशिश थी ट्रंप की कि गोली चली है, पत्रकार सवाल पूछेंगे, जनता भावुक होगी, लेकिन पड़ गई उल्टी कहानी। एक सवाल पूछा तो बौखला उठे ट्रंप, क्या करने कहने लगे, महिला पत्रकार से क्या बदसलूकी की है वो दिखाऊंगा, क्योंकि सवाल कुछ ऐसा ही तीखा पूछ लिया था आखिरकार उस महिला पत्रकार ने। और अब आपको दिखाने जा रहा हूं रूस के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन, उनके साथ अब्बास अरागची की मुलाकात, एक नई कहानी, नई भारत, और हिजबुल्लाह ने फिर से नया अटैक कर दिया इजराइल पर। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। पहले जरा ये खबर देखिए, रिजीम चेंज होना था ना, अब देखिए, फॉर्मर इजरायली पीएम बेनेट एंड लैपिड फॉर्म न्यू टुगेदर पार्टी एमिड एट टॉपलिंग नेतन्याहूज गवर्नमेंट, द स्टेट ऑफ इजराइल मस्ट चेंज डायरेक्शन। दरअसल मसला, आप अब ये सोच रहे होंगे कि दो लोग मिल गए तो क्या हुआ, ये हुआ, ऐसा नहीं है। दरअसल नफ्ताली बेनेट जो है, नफ्ताली बेनेट बहुत पुराने साथी हैं। जी हां, नेतन्याहू के बहुत पुराने साथी हैं, लेकिन अब नफ्ताली बेनेट ने एक नया साथ पकड़ा है और लैपिड के साथ मिलकर वो नया अध्याय लिखने जा रहे हैं। अध्याय का मतलब ये है, उनका कहना, कि हम अब नेतन्याहू को पसंद इस देश की जनता नहीं कर रही और ऐसे भ्रष्ट और ऐसी मानसिकता के व्यक्ति के साथ काम नहीं कर पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। और उनके जाने का मतलब है कि नेतन्याहू की पार्टी के कई और सांसद टूट कर जाएंगे, और ऐसा हुआ तो अल्पमत में नजर आएगी नेतन्याहू की सरकार, और उसके बाद के हालात आप जानते ही हैं। नेतन्याहू का इस्तीफा तय माना जा रहा है। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं नफ्ताली बेनेट। אחרי 30 שנה של נתניהו הגיע הזמן להיפרד ממנו ולקחת את המדינה לדף החדש, לפרק החדש, ואת זה אנחנו נעשה। तो ये है इजराइल के पूर्व पीएम नफ्ताली बेनेट। नेतन्याहू के 30 साल बाद अब उनसे अलग होने और देश को एक नए पेज, एक नई चैप्टर पर ले जाने का समय आ गया है, और हम यही करेंगे। ये बड़े बड़े लोग अब एक साथ एकजुट हो रहे हैं और नेतन्याहू को हटाने की तैयारी चल रही है। ये इनका एक बयान निकलकर सामने आया। इसमें ये फॉर्मर इजरायली पीएम है नफ्ताली बेनेट। मैं ये नहीं कह रहा कि बेनेट की विचारधारा भी बहुत ज़्यादा अलग होगी, लेकिन ये बात सही है कि जब आपका अपना कोई साथी आपको छोड़कर जाता है तो उसके गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पर माना जा रहा है कि खुद नेतन्याहू की एक्टिविटी से कई लोग संतुष्ट नहीं हैं। अब देखिए खबर क्या है। फॉर्मर इजरायली पीएम नफ्ताली बेनेट, पूर्व इजरायली प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने कहा, नेतन्याहू के 30 साल के शासन के बाद उन्हें अलविदा कहने और देश को एक नए अध्याय की ओर ले जाने का समय आ गया, हम यही करेंगे। बेनेट और लैपिड ने घोषणा की कि वो अपनी पार्टियां बेनेट 2026 और येश अतीत का विलय करके टुगेदर नाम की एक संयुक्त सूची बनाएंगे, जिसके नेता बेनेट होंगे। नेतन्याहू को हराना और वैकल्पिक सरकार बनाना। उन्होंने 2021 में एक बार ऐसा कर दिखाया था, जब उन्होंने उन्हें अस्थायी रूप से सत्ता से बेदखल कर दिया था, और तब वो बौखला गए थे नेतन्याहू। और फिर तो उसके बाद जो रिजीम चेंज वाली कहानी थी और जिस तरह की एक्टिविटी इजराइल के अंदर होती है वो हो रही थी, लेकिन रिजीम चेंज कहाँ करना था? ईरान के अंदर, और हो कहाँ रहा है? इजराइल में। हो तो यहाँ पर भी रहा है। भाई देखिए क्या सवाल पूछ लिया इस पत्रकार ने, उसके बाद देखिए। Yeah, he did write that. I'm not a rapist. I didn't rape anybody.
Oh, you think he was referring to you? Excuse me. I'm not a pedophile. You read that crap from some sick person. I got associated with all stuff that has nothing to do with me. I was totally exonerated. Your friends on the other side of the plate are the ones that were involved with, let's say, Epstein or other things. But I said to myself, I'll do this interview and they'll probably, I read the manifesto, he's a sick person, but चलिए मैं बताता हूँ, मैं रेपिस्ट नहीं हूँ, मैंने किसी का रेप नहीं किया, मैंने बच्चों का शोषण नहीं किया। इस बीच पत्रकार ने फिर सवाल दाग दिया तो गुस्सा हो गए, कहते हैं तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ट्रंप महिला पत्रकार पर भड़क गए। दरअसल पत्रकार ने वही शूटर जिसने गोली चलाई थी उस समय, उसको लेकर उसका मैनिफेस्टो पढ़ दिया था, जिसमें ट्रंप को रेपिस्ट, बच्चों का शोषण करने वाला बताया गया है। इससे पर इनको लगा कि जिस तरह से माहौल पिछले कुछ महीनों में बना ट्रंप के खिलाफ, खुद अमेरिकन जिन्होंने कल तक इस आदमी को चुना था वो ही मोर्चा खोलकर बैठ गए। उससे इस पूरे घटनाक्रम पर माहौल बनता नजर आएगा। इस आदमी को पूरी उम्मीद थी कि यह माहौल बना लेगा ये आदमी, लेकिन यहां पड़ गया खेल उल्टा। ट्रंप अपनी कहानी सुनाने की कोशिश करते उससे पहले ही मैनिफेस्टो में जो कुछ लिखा था उसे पढ़ दिया और इस पर इस कदर भड़के कि इनको लगा कि अमेरिका कम से कम भावनात्मक रूप से लोग जुड़ेंगे कि देखिए ट्रंप पर गोली चलाई है तो गलत बात है, इस आदमी की जान कैसे ले सकते, होता नहीं है, ऐसी पॉलिटिकल एजेंडे खेले जाते हैं। तो वही, लेकिन ट्रंप के साथ यहां पर उल्टा हुआ। अब एक खबर है, ईरान के विदेश मंत्री आरागाची रूस की यात्रा पर हैं, जहां उनकी मुलाकात प्रेसिडेंट पुतिन से होगी। ईरान वॉर के दौरान रूस की भूमिका बेहद अहम रही, जिसके इंटरनल सपोर्ट के दम पर ही IRGC ने ट्रंप के प्लान का पलीता लगा दिया। इस दौरे के दौरान हॉर्मुज सहित भविष्य की रणनीति पर अहम चर्चा होगी। हॉर्मुज के ब्लॉकेड का बड़ा फायदा रूस उठा रहा है, जिसके ऊपर लगे सैंक्शन को हटाने के लिए अमेरिका को मजबूर होना पड़ा। हॉर्मुज के संकट से तकरीबन 45 देशों को नुकसान है और ऊर्जा संकट की स्थिति बरकरार है। ऐसे में रूसी तेल भारत से लेकर जापान तक एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। हमारे देश ने तो आपने सुनी लिया, अभी हाल ही में राम माधव तक का बयान आ गया था, वो सच्चाई वाला बयान था, लेकिन जब हालत खराब हुई तो माफी खेले। लेकिन राम माधव का क्लियर बयान था और राम माधव ने बताया कि हमारे देश ने, हमारी देश की सरकार ने अमेरिका के कहने पर ईरान और रूस से तेल लेना बंद किया। ये बात क्लियर थी ना। लेकिन आज देखिए जापान, हमारा देश, सब रूस से ले रहे थे। अब आइए जाते जाते जरा वीडियो एक के बाद एक हमले देखिए कैसे ये उड़ा दिया एक और टैंक, इजरायली टैंक विद क्रू। ये डायरेक्ट हिट हुआ है, गाइडेड मिसाइल, हिजबुल्लाह ने गाइडेड मिसाइल दागी और उसके बाद वो सीधे जाकर हिट करती है। और जैसे ही वो हिट करती है उसके बाद इजरायली टैंक क्रू फ्रीज आफ्टर हिजबुल्लाह गाइडेड मिसाइल लैंड्स डायरेक्टेड। जैसे ही उस पर अटैक हुआ फौरन इजराइल का वो क्रू भाग खड़ा होता है, अपने इस पूरे के पूरे टैंक को छोड़कर भाग गया। और उधर वो पूरा टैंक आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे हालत हो गई, पूरा का पूरा टैंक जलकर खाक हो गया। यानी यहां पर भी अभी इससे पहले मैंने आपको दिखाया जब रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंचती है तो कैसे इजरायली सैनिकों पर कहर टूटता है। तो दूसरी खबर अब ये निकलकर सामने आई कि एक और इजरायली टैंक उड़ा दिया गया। नमस्कार।